कोई बहस नहीं होने वाली है, ये सब फालतू की बातें हैं। और वहां की जनता ने भी तय कर लिया है कि इस प्रदेश में विकास, गुंडागिरी खत्म करना, और वहां पे जो लोगों को गुमराह करके जो मंदिर बनाने की जो बात करी है, जो जातिवाद में प्रदेश को बांटने की बात जनता पार्टी कोशिश कर रही है, वो जनता ने पहचान लिया है और अब जनता ने अपना मन बना लिया है। और मन नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी 3 दिन तक 40 सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये इनकी बौखलाहट है और इनको इनकी हार दिख रही है और हार इनकी सुनिश्चित है। और जनता ने जो मानस बना लिया है, वो मानस 11 तारीख को दिन में 11 बजे भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन को पता पड़ जाएगा कि अब वहां का मुख्यमंत्री कौन हुआ। चलिए, दावे अपने अपने हैं। मनीष जी, आपका भी दावा लेना चाहेंगे? दोनों बातों से ही जाहिर है। सुशील जी ने कहा कि भागदौड़ कर रहे हैं, थकान चेहरे पे दिख रही है। ये प्लस पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट है कि देश का प्रधानमंत्री मेहनती है। चुनाव लड़ती है पॉलिटिकल पार्टी, घूंघड़े तो सेकती नहीं है। चुनाव लड़ेगी, सारे लोग वहीं बैठेंगे, ये तो हो नहीं सकता है सब क्रिकेट मैच देखने जाएं। वहां तो चुनाव हो रहा है यूपी में तो, और मिनिस्टर सब मैच देखें, ऐसा होता ही नहीं। सबको मालूम है मेहनती आदमी है। ऐसे नहीं कि नोट पे साइन करेंगे या फिर वो जो कैबिनेट की मिनट्स आएंगे उस पे साइन करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी छोटी से छोटी बात में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। मेहनती आदमी है, थकान में धूप में जाते हैं, सभाएं संबोधित करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। जैसे वसुंधरा जी राजस्थान में 2200 किलोमीटर की यात्राएं करती है, फिर सरकार आती है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे इनकी गलतियों से जीत जाएंगे। जब तो कल की ना आपने गुंडागिरी, आप मनीष जी बात को घुमाने को जाते हैं। दूसरी बात, कल की बात उठाई ना, क्या किया विधानसभा में एक समाज के लोगों ने। आप देखिए, बात यूपी की चली, यूपी की करिए, घुमाई बात मत घुमाइए आप। जो इन्होंने बताई बात, जैसे आप देख रहे हैं, ये कुल मिला के जातिवाद के चुनाव पर निर्भर है। इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, जैसा वो कह रहे थे कि ये रक्षाबंधन कब मना लेंगी बुआ जी, ये पता ही नहीं है। अल्टीमेटली यही विषय है, विकास की बात पे, विनाश की बात पे। इन्होंने अभी जो बात कही मैं भूल गया हूँ इन्होंने क्या कहा था। जैसे सुशील जी ने कहा कि मेहनत कर रहे हैं, पसीना और वो उनके थकान चेहरे पे दिख रही है। ठीक ऐसे ही इन्होंने जो बात कही, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो यही कहा जाता है कि बाहर के हैं, ये तो यहाँ के है ही नहीं। मैं तो अल्टीमेटली दोनों की बातों पे कह रहा हूँ आपको। आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने जीत के दावे किए हैं, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, उन दोनों ने जो भाजपा पे आरोप लगाए हैं, उनकी असलियत ये है। अल्टीमेटली जब बहुत सारी भीड़ हो जाएगी तो ये थोड़ी कहेंगे हाँ भीड़ नहीं थी, वो तो दुनिया को दिख रही है, तो ऐसे बोलेंगे भीड़ तो है लेकिन ये क्या यहाँ के नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं। या फिर ये बोलेंगे ये वोट ही नहीं है इनके, वोट तो मेरे को देंगे और सभा में इनके आ गए हैं। ये दो ही बातें होती है, सब जानते हैं ये बात। ये डेमोक्रेट्स और जो प्रोग्रेसिव वाले अमेरिका में चुनाव लड़ते हैं वो भी यही बोलते हैं कि रैली तो हमारी आ रहे हैं पर वोट उनको नहीं देंगे। मतलब अल्टीमेटली यही बातें हैं। और विकास के नाम पे बताने को कुछ नहीं बहन जी के पास, इनके पास कुछ नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि गधों का प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने ये बात करी है। मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कहा है कि मुस्कुराते रहो, चुनाव तो हो गया, आप तो मुस्कुराते रहो ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि यार ये हार गए। अल्टीमेटली समझ रहे हो आप, कोई भी अंदर से सेंसिटिविटी नहीं है, किसी बात को महसूस नहीं कर रहे हैं शिद्दत के साथ। और इसीलिए चुनाव प्रचार एक पिक्चर में जिस तरह से कैमरे के सामने नाच गा के चले जाते हैं वो चल रहा है। और अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी के सामने दोनों दल इस प्रकार के बहानों के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि बताने को कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात बताई है, पूरा ठोक बजा के काम किया है। जो जवाब दे रहे हैं वो भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, सेना से सवाल कर रहे हैं, इज्जत खराब करा रहे हैं। सब जो नोटबंदी करी ठोक बजा के करी है। आपकी जो आशीर्वाद देना दीजिए। लोगों को ये लगा है कि ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपनी नीतियों को खुल के कहा है। और यही राजदीप सरदेसाई जी के लेख में भी दिखता है कि उन्होंने भास्कर में लिखा है कि मोदी की छवि इतनी ज्यादा भारी है कि दोनों पार्टियां उसके सामने हारी है। चलिए, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, दो बातें हैं यहाँ पे। दावे तो अपने अपने जो भी होंगे, लेकिन मोदी साहब जिस तरह से कैंपेन में जुटे हुए हैं और नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, बुआ भतीजा कारनामा बोलता है, मुझे लगता है कि मोदी साहब के कोई नया व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। जो भाषण है लगातार रिपीट होते जा रहे हैं उनके। जगह बदल सकते हैं कि दूसरी जगह, लेकिन आज तो मीडिया इतना पावरफुल है। कैंपेन के लिए ओबी वैंस लगती हैं, सारे चैनल लाइव दिखाते हैं। आपको कोई ऐसा याद है कि एक
सभा में ये बोला हो मोदी साहब ने, तो उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट कहीं दिखाई दे रही हो? देखिए, पूरे कैंपेन के अंदर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, लगभग एक ही बातें घूम करके आ रही है। घूम फिर के कोई एक मुद्दे को उठाता है, उस पर काउंटर अटैक होता है और वो इश्यू बन करके वो हो जाता है। पर जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक जो बात है, इस पे मैं ज्यादा बात जोर देना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का महायज्ञ हो रहा है। यूपी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर, और ये कहा जाता है कि वहां से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तय होता है। इन सब के बाद में भी 6 चरण के चुनाव आज निपट गए हैं करीब करीब, और उसके बाद में जो वहां का वोट प्रतिशत आ रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रधानमंत्री और सब लोग, दूसरे लोग भी लग रहे हैं, उसके बाद भी हम मतदाता को मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 3/4 भी नहीं निकाल पा रहे हैं। 3/4 भी नहीं निकाल पा रहे हैं। 50-55% के आसपास, अभी मैं 4 बजे सुन रहा था कि 48% के आसपास थे। 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इससे पहले 51% रहा। 60 क्रॉस नहीं कर पाए लास्ट के जो अभी जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी कि इतना बड़े कैंपेन और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, भीड़ जुटाई जा रही है, सब कुछ हो रही है, पर उस भीड़ को मतदान केंद्र तक ले जाकर के मत में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी आप देखिए कि केवल 60% में जो 40% 45% वोट नहीं डाल रहे हैं, और जो 60% या 55% लोग वोट डाल रहे हैं, उनमें से भी अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हुआ है कि 15% 20% का जो मतदान जो ज्यादा लेगा वो सरकार बना लेगा। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए मजाक की बात क्या होगी, जबकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो मतदाता मतदान नहीं करता है उसको सरकार से किसी बात को पूछने का कोई हक नहीं है। तो बेसिकली इन पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना तो ये चाहिए कि क्यों नहीं हम मतदाता को मतदान केंद्र पे ले जाएं। ये एक बड़ी निराशाजनक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं ले जा पा रहे हैं। जी, स्क्रिप्ट जो भाषण की है, मुझे लगता है कि वही रिपीट होती जा रही है। हाँ, उसमें लगभग देखिए, कहीं कोई एक बात बोलता है, उसी चीज का रिप्लाई के रूप में कोई नई बात उठ करके आ जाती है, चाहे वो गधे वाली बात हो, घोड़े वाली बात हो, कुत्ते, मतलब जो भी है जिस तरह की। अब आज भी जैसे भीड़ को लेकर के 3 अलग अलग चीजें बात हो रही है, कोई मुस्कुराहट की बात कर रहा है, कोई और दूसरी बात कर रहा है। ये सब चीजें बेमानी है, जब तक यदि हम मतदाता के दिल के अंदर बैठ करके नहीं कर सके कि साहब आप मतदान केंद्र पे जिसको भी वोट देना उसको दो, पर आप कम से कम मतदान केंद्र पे तो पहुंचो जाकर के। मनीष जी, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि जो हवा है वो रुख बदल रही है। आप लोगों ने भी कहा था जब पहले चरण का मतदान हुआ था उत्तर प्रदेश में, वोटिंग अच्छी हुई थी, तो अपन बैठे हुए थे, आपने कहा था उस वक्त, लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज पिछली बार जो है उससे भी डाउन जा रहा है, या मेंटेन किया हुआ है कि पिछली बार जितना ही। अब क्या माना जाए इसे? इसमें बात यही है कि कुछ इस तरह का आकर्षण अभी तक के लोगों ने क्रिएशन नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि अपने अपने वोट बैंक हैं। आप देखेंगे कि जो 2 गत चुनाव के हैं वो अपने बसपा के और सपा के प्रभाव वाले इलाकों में जहां वोटिंग हुई, वहां पे मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ना उनके लिए नुकसानप्रद है। इसलिए क्योंकि अगर उसमें कोई विशेष उत्साह की बात होती या कांग्रेस के साथ कॉम्बो का कोई विशेष प्रभाव होता तो वहां की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाते। चूंकि 3 दल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन अक्सर रुझान ये बताता है कि जहां वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया नहीं मतदान के प्रति। तो हालांकि दोनों ही तरह की बातें, कई बार ऐसे हालात भी बनते हैं कि जहां मत प्रतिशत कम होता है लेकिन सरकारें बदल जाती हैं। ये बात भी है, लेकिन मैं आपको कहूं एक बात इसमें यह है कि जो जैसा ये बता रहे थे कि सपा के राज में जो कुछ गुंडागिर्दी है, वहां के बाहुबली लोग ऐसे हैं कि उनके इलाके में बोल ही नहीं सकते। वो शाहबुद्दीन, अभी कौन राजा भैया चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, वहां कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो बाहर से आके लड़ता है, कोई लड़ता है तो वहां कुछ डर भय भी है जिसके कारण लोग अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये पक्की बात है। और वो जो अपना वोट बैंक है, मतलब भाजपा का 23% वोट बैंक भी बना रहता है, 33% तक जाता है, तो वो निश्चित तौर पर। एक बात तो मनीष जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुशील शर्मा साहब ऐसे बोल रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में जैसे मेरा मानना है कि देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है हिंदुस्तान का, यहाँ की न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है। यो कहना देखिए बहुत सहज है, आज पैरामिलिट्री फोर्सेज और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स जो लगाए वहां पे, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, ये आप बहुत बड़ी बात मानिए कि जहां अभी तक 5 चरण कंप्लीट होने के बाद जो 6ठा चरण हुआ है, कोई रिपोल नहीं हुआ है। एक भी जगह ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी अराजकता की स्थिति नहीं बनी है। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों का भी इसमें बड़ा सहयोग है और हम चाहते हैं लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन वर्षों बाद विश्लेषक ये बात कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है
डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कि रिपोल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, कोई अराजकता का हाल नहीं हो रहा है, आपस में झड़प होना दे के छुटपुट वो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे अगर रिपोल नहीं हो रहा तो इसका मतलब काफी शांतिपूर्ण और लोगों ने विश्वास जताया है व्यवस्था के अंदर। इलेक्शन कमीशन को थैंक्स देना चाहे हम सब लोगों को कि उसने माकूल व्यवस्था की है और पूरी तरह से वहां फोर्स का इंतजाम रखा। मिनिस्टर्स वर्तमान सरकार के हों, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, जो इलेक्शन कमीशन को या ऑब्जर्वर को जो ठीक लग रहा था उन्होंने वो ही किया, तो ये मानना चाहिए। जी सुशील जी। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि लोगों में उत्साह नहीं है और लोग वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। इतना आपने भी बहुत बड़ी गंभीर बात की है कि जो 2014 के अंदर लोगों में उत्साह था, पूरे देश के अंदर एक जो है नौजवानों में और लोगों में घर से निकल के वोट डालने की प्रतियोगिता हो रही थी और चुनाव आयोग ने भी बहुत पब्लिसिटी की थी, आइए वोट डालिए और कैंप लगाया, बड़ा मतलब जबरदस्त एक अभियान था। अभी हो सकता है हम यूपी से बाहर हैं, यहाँ हैं, इसलिए ये चीज का पता नहीं हो, लेकिन जो मतदान प्रतिशत का डाउन होना ये इस बात का प्रतीक है कि जो देश के लोगों ने 2014 में जिस उत्साह के साथ में, जिस भावना के साथ में मोदी जी के पक्ष में वोट किया, वोट परसेंटेज बढ़ा, वो अब खत्म हो गया है। मोदी जी का जो ग्लैमर है वो खत्म हो गया है। मोदी जी के जो वादे थे, बेसिक्स जो वादे थे, वहां हर वादे में वो फैल रहे हैं। मूल जो समस्याएं थी वो उसको खत्म करने में मोदी जी जो है फैल रहे हैं। पूरी भारत की सरकार पूरे देश के अंदर आम जनता की जेब काटने, आम आदमी को लाइन में लगाने और इतना निराशावादी। आज ही सिलेंडर के भाव देखो आप, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया गैस का, घर घर के अंदर महिलाएं इतनी अपने आप को, घरेलू आदमी जो महंगाई का जो वादा इन्होंने कम करने का किया था, पूरी दुनिया में गैस सस्ती हो रही है, पूरे दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो रहा है और देश में तेल के भाव बढ़ाते जा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटियां लगाते जा रहे हैं। और जो वादा किया था मोदी जी ने काले धन लाने का, 15 लाख रुपए खाते में जमा करा देंगे, कहीं भी किसी भी वादे पे केंद्र की सरकार खरी नहीं उतरी है। इसीलिए इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, इसीलिए उनको जो है लोगों को रोड शो करने पड़ रहे हैं। आज जो चेहरे में निराशा भाव है, लोगों के चेहरों पे भी निराशा भाव है। खुद बनारस में लोगों ने, मैंने कई चैनल, चलिए मैं आऊंगा सुशील जी, वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति किस तरह से चल रही है, आखिरी मतदान का एक चरण बचा है और सब ताल ठोक रहे हैं। बनारस पूरी तरह से राजनीति अखाड़े का केंद्र बना। शनिवार के दिन पूरी तरह से बनारस को समर्पित रहा राजनेताओं का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।